हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। आपके लिए एक नया वीडियो बीए तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 का मैं हिंदी का प्रश्न पत्र देने जा रहा हूं आपको, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में होगा मित्रों। इंटाइटल्ड पेपर भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे मित्रों, ये जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा दीजिए। तो भाषा की परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन किया जा रहा है, और जो इंटाइटल्ड पेपर है आपका वो है भाषा विज्ञान। उसको किस नाम से जाना जाता है मित्रों? भाषा विज्ञान। और उसके बाद दूसरी टाइटल्स हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, यानी कि हिंदी भाषा इसमें युक्त है, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी लिपि को आपको पढ़ना है इसमें। ये आपको प्रश्न पत्र के रूप में समझना है मित्रों इसको। तो देखेंगे जो पहला क्वेश्चन आपका है, भाषा की परिभाषा दीजिए, यानी भाषा को परिभाषित करना है आपको, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे मित्रों, यद्यपि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल कार्य है, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति, अतिव्यक्ति और असंभव रूप तीनों से रहित होना चाहिए। अब अव्यक्ति क्या है मित्रों? अव्याप्ति का मतलब होता है जो पूरी तरह से व्याप्त ना हो, हर जगह पे प्रचार ना हो, लोग उसको समझ ना पा रहे हों, जान ना पा रहे हों, तो अव्याप्त के रूप में। अतिव्याप्त का रूप में बहुत अधिक जाने जाने वाली, एक विशेष क्षेत्र में निश्चित भूभाग पर जाने जाने वाली भाषा। असंभव स्वरूप, ऐसी भाषा जो जटिल रूप में हो, जिसका स्वरूप असंभव हो, समझना, जानना, पहचानना। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है कि यद्यपि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल कार्य है, तो इसको हम परिभाषित करें एक टाइटल रूप में, तो ये बहुत ही जटिल कार्य माना गया है, क्योंकि उसे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। ये जो तीन बिंदु बताए गए हैं दोष हैं मित्रों, तो इससे रहित होना चाहिए, यह दोष भाषा में नहीं होने चाहिए। तथा भाषा की उत्तम परिभाषा के रूप में मित्रों, जो उत्तम परिभाषा आपको मिल रही है वो के रूप में हम आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा को देते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने क्या कहा है? उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्त भाषा है। इन्होंने बताया मित्रों कि जो हम उच्चारण करते हैं, जो शब्दों का जो उच्चारण होता है, उसकी जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन संकेतों की सहायता से जो भाव या विचार पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हैं, उसी को भाषा इन्होंने माना है। ये बहुत ही सटीक परिभाषा है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी बन रही है मित्रों। अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है भाषा विज्ञान किसे कहते हैं, यानी भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपका है। भाषा और विज्ञान की पृथक पृथक अर्थ मीमांसा से स्पष्ट हो चुका है कि भावाभिव्यक्ति, जो भाव अभिव्यक्त होता है, कि मौखिक साधना अथवा उत व्यक्त वाक भाषा है। जो व्यक्त करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। और विशिष्ट ज्ञान सम्मत उसकी मौखिक अथवा लिपिबद्ध किए अभिव्यक्ति विज्ञान है। ये भाषा के रूप में हम इसको जानते हैं, भाषा की परिभाषा के रूप में मित्रों। ये भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन किया जाए। भारतीय भाषाविदों में डॉक्टर मंगल देव शास्त्री का मानना है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये इन्होंने बताया मित्रों। समग्रतः भाषा के संपूर्ण कलेवर का अध्ययन करता है। ध्यान देंगे मित्रों, जो भाषा विज्ञान होता है, समग्रता भाषा विज्ञान भाषा के संपूर्ण कलेवर का अध्ययन करता है, यानी भाषा को पूरी तरह से, ये जो भाषा विज्ञान होता है उसके तहत हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि इसमें किस शब्द का, किस धातु का, किस रूप का प्रयोग किया गया है,
किस भाव को यहाँ पर रखा गया है, ये सारी जानकारी हमको हो पाती है मित्रों भाषा विज्ञान से। भाषा संबंधी अनंत सवालों का उत्तरदाता भी भाषा विज्ञान ही है, ये हमें समझना है। ध्वनि के रूप में जानते हैं इसको, रूप के रूप में जानते हैं मित्रों, वाक्य के रूप में जानते हैं, अर्थ के रूप में एवं अन्य भाषा तात्विक अनुभागों के व्याख्याता रूप में भाषा विज्ञान की स्वीकृति है। यही नहीं, उच्चारण और उसके प्रयोग धर्म का मीमांसक भी भाषा विज्ञान ही है। जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण का जो स्थान होता है, तालु स्थान, दंत स्थान, ये सब सारी चीज़ें, कंठ का स्थान, तो ये हम इसका अध्ययन भाषा विज्ञान के ही तहत करते हैं मित्रों। अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। अर्थ किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः पूछा जाता है अर्थ के बारे में। तो अर्थ किसे कहते हैं ये आपको बताना है। भाषा का प्रधान तत्व अर्थ है। जो भाषा हम बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, बिना अर्थ के भाषा निरर्थक होती है मित्रों। तो भाषा का प्रधान तत्व क्या होता है? अर्थ होता है। शास्त्रीय संज्ञा में अनेक विधि है, जैसे अर्थ विज्ञान, अर्थ विचार, अर्थ तत्व, अर्थोद्बोधन शास्त्र इत्यादि। इसको हम इस रूप में जानते हैं। अर्थ तत्व को अंग्रेजी में सेमेंटिक्स, इसको सेमेंटिक्स कहते हैं मित्रों। आशय यह है कि भाषा के अर्थ भाग का अध्ययन, विश्लेषण अर्थ तत्व या कि अर्थ विज्ञान का विषय है। अर्थ शब्द प्रतिभा का समान धर्मा है। जो प्रतिभा होती है उससे समान धर्मा अर्थ इसको लगाते हैं अर्थ को। भारत में अर्थ विषयक अनुचिंतन प्राचीन काल से ही होता रहा है। पतंजलि, कात्यायन, व्यास एवं पाणिनि आदि व्याकरण विशिष्ट अर्थ मीमांसक हुए हैं। महर्षि व्यास ने पारिभाषिक अर्थ में अर्थ विज्ञान शब्द का उल्लेख किया है, जिसमें अर्थ तत्व प्रतिभा, जिसको कि प्रतिभा के रूप में का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना मुख्य संकेत बताया इन्होंने मित्रों। तो ये अर्थ से संबंधित क्वेश्चन का आंसर हुआ मित्रों। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये अगला क्वेश्चन है अर्थ का महत्व बताइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है और कभी कभी मित्रों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर भी मैं इसको अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो देखेंगे इसमें अर्थ का महत्व बताइए, यानी अर्थ का महत्व आपसे पूछा जा रहा है। तो अर्थ का महत्व देखेंगे, ध्वनि, शब्द, वाक्य। मुख्य रूप से आप समझेंगे ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि भाषिक तत्व अर्थ तत्व के अभाव में मूल्यहीन बने रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरी तरह से समझें इसको कि जो ध्वनि रहित हो, शब्द रहित हो, वाक्य के रूप में आदि भाषिक जो तत्व होते हैं, इन अर्थ तत्वों के अभाव में, यदि इनका अर्थ तत्व समान रूप से नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए उनसे परे ये मूल्यहीन हो जाती है। कौन? ये भाषा मित्रों। अर्थ के कारण ही भाषा के प्रति हमारी निष्ठा का जागरण होता है। व्याकरणों यानी पाणिनि, व्यास, पतंजलि, भर्तृहरि आदि ने अर्थ की महत्ता जिस रूप में स्वीकारी है, उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अर्थ की व्याप्ति बिना सारे पदार्थ रसहीन है। जब अर्थ ही नहीं निकलेगा तो हम कुछ भाव प्रकट नहीं कर पाएंगे, भाव को समझ नहीं पाएंगे, तो रसहीन बन जाएगा मित्रों। वेदों की महत्ता स्वीकारते हुए उसकी ओर प्रेरित होने का उत्तम संकेत किया है इन महर्षियों ने मित्रों। यास्क ने भी अर्थ की महत्ता वाणी के फल फूल के रूप में स्वीकारी है। जो अर्थ होते हैं, वाणी हमारी क्या होती है? एक फल फूल के रूप में होती है मित्रों, जिसको जब चखा जाए तभी हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो उसका अर्थ होता है वो अर्थ उसके चखने के रस के रूप में होता है। इससे पूर्व यास्क ने अर्थ की महत्ता और विस्तार से समझाई है। उनका कहना है कि वेद पढ़कर जो उसका अर्थ नहीं जानता वो ठूंठ है। बहुत सही बताया इन्होंने मित्रों कि वेद को पढ़ा जाए फिर अर्थ ना पता हो तो हमारे लिए ठूंठ होता है, बेकार होता है, भारवाहक पशु के रूप में होता है। जो अर्थ जानता है उसे ही समस्त कल्याण प्राप्त होता है। वही ज्ञान की ज्योति से पापों को नष्ट करके ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, ये कहना है विद्वानों का। इसके पश्चात मित्रों आगे कहा जा रहा है इसके बारे में कि पतंजलि ने अर्थ का महत्व प्रकाशित करते हुए
स्वीकारा है कि अर्थ ज्ञान के बिना जो शब्द मूल पाठ के रूप में दोहराया जाता है वह उसी प्रकार का ज्ञान को प्रज्वलित नहीं करता जिस प्रकार बिना अग्नि में डाला हुआ सूखा ईंधन, यानी कि सूखे ईंधन के रूप में भाषा होती है मित्रों, जिसमें अग्नि न पड़े तो वो जलता नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं आ सकता, वो जल नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने बताया है कि अर्थ ज्ञान के बिना अर्थ के ज्ञान के शब्द मूल पाठ के रूप में दोहराया जाता है। जो शब्द दोहराया जाता है वो उसी प्रकार से जाना जाएगा मित्रों कि ज्ञान को प्रज्वलित नहीं करता, वो ज्ञान को उसी प्रकार से प्रज्वलित नहीं करता जैसे अग्नि में डाला हुआ सूखा ईंधन, जैसे प्रकार बिना अग्नि में डाला हुआ सूखा ईंधन, यानी सूखे ईंधन को जब अग्नि में डालेंगे नहीं तो प्रकाश हमको मिलेगा नहीं, तेज हमको मिलेगा नहीं मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे यही बात इस पर बताई जा रही है। कुल मिलाकर अर्थ की महत्ता इस बात में है कि उसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। आचार्यों ने अर्थहीन भाषा को संतानहीन स्त्री के समान माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संतानहीन स्त्री के रूप में माना है किसको? अर्थविहीन भाषा को मित्रों। जैसे बिना संतान के स्त्री होती है उसी के रूप में इसको माना जा रहा है। मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन आप देखेंगे। मानक शब्द जो होता है मित्रों, मानक का मतलब होता है मान, एक तरीके से मानक एक पैमाने के रूप में जाना जाए जिसको, तो मानक शब्द अथवा कि मानक भाषा की व्याख्या करते हुए भाषा चिंतकों के निर्णय भिन्न भिन्न किंतु अर्थ तात्विक दृष्टि से एक मिलते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मानक भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है मित्रों। यह कथन किसका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का है मित्रों। इन्होंने इसके बारे में बताया है कि मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है, यानी भाषा के रूप में पूरी तरह से हम उसको शुद्ध माने, तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में लेखन में प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का यत्न करता है। ये बताया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने मित्रों। अगला क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे, पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है? यानी पुरानी, ये क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य है। पंडित चंद्रधर शर्मा, यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जो टाइटल नेम है मित्रों, गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। गुलेरी जी का मत सही प्रतीत होता है। 11वीं शताब्दी के परवर्ती अपभ्रंश, जिसको अवहट्ट कहते हैं, से पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 में जो है नागरी प्रचारणी पत्रिका में, यानी कि नागरी प्रचारणी पत्रिका में किया था इसका उद्बोधन। पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। आमतौर पर पुरानी हिंदी का समय 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। यह आपको जानना है कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का समय माना जाता है। अब आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, अवहट्ट को परिभाषित कीजिए। अवहट्ट क्या होता है मित्रों? तो अवहट्ट अपभ्रंश का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप है। जो अपभ्रंश होता है, जैसे किसी भाषा का अपभ्रंश शब्द बन जाता है मित्रों, तो उसी को अवहट्ट भी कहते हैं। सामान्यतः अवहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश कहा जा सकता है। अवहट्ट अपभ्रंश या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। अवहट्ट भाषा का समय 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी सदी तक होता रहा, यानी 14वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग किया जाता रहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने जो है मित्रों कृत वर्णरत्नाकर में
1325 यानी 1325 ईस्वी में किया गया है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। उनके कथनानुसार अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में हुआ और अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में है। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार मित्रों अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसको बताया है मित्रों सुनीत कुमार चटर्जी जी ने। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में मित्रों देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता इसमें आप समझें वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण। जो देवनागरी लिपि होती है उसमें वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण किया जाता है। लिपि चिन्हों के ध्वनि अनुरूप नाम होते हैं मित्रों, और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देवनागरी लिपि में मिलेंगी। और 4 नंबर पॉइंट में लिपि चिन्हों की पर्याप्तता होती है। इसमें लिपि चिन्हों की स्वतंत्रता होती है, मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, सुपाठ्यता होती है, इसमें नमनीयता होती है। एक तरह से नमनीयता हम पाई जाती है देवनागरी लिपि में अनुसार, देवनागरी लिपि में जो भाषा होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि के नामकरण पर आपको प्रकाश डालना है। ये भी आप क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन रहा है। देवनागरी लिपि पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी किए जाते हैं। देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। अलग अलग विचारों से जो विद्वानों ने इसको विभाजित किया है उसको मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। कुछ विद्वानों ने इसका नाम नगर से जोड़ा है। देवनागरी किससे नाम जोड़ा है मित्रों? नगर से जोड़ा है, अर्थात नगर की भाषा होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, देवनगर यानी काशी में प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी नाम दिया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखेंगे मित्रों, कुछ लोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध स्थापित करते हैं। गुजरात में नागर ब्राह्मण होते थे तो उनसे भी संबंध इसका स्थापित करते हैं, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है। कुछ पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। 4 नंबर पॉइंट तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की शैली थी नागर, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियाँ होती थीं। नागरी लिपि में चतुर्भुज अक्षरों यानी खा मा भा गा के कारण इसे देवनागरी कहा गया। ये विचार है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का मित्रों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हिंदी की पूर्वी बोलियों में अग्रांकित बोलियों का परिगणन होता है, जिसमें कि अवधी का नाम लिया जाता है, दूसरा बघेली का नाम लिया जाता है, तीसरा छत्तीसगढ़ी का नाम लिया जाता है। मित्रों ये 3 ही बोलियां पूरी तरह से पूर्वी भाषा के रूप में जानी जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। राजस्थानी हिंदी का प्रमुख बोलियों अग्रलिखित हैं, आप देखेंगे पॉइंट वाइज। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको कि मारवाड़ी कहते हैं। दूसरा पॉइंट उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसको कि मेवाती कहते हैं मित्रों। तीसरा पॉइंट मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसको कि जयपुरी कहते हैं। 4 नंबर पॉइंट दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जिसको कि मालवी के नाम से जानते हैं। और 5वां पॉइंट जो है दक्षिणी राजस्थानी, जिसको कि निमाड़ी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपसे अतलघोत्तरीय के रूप में या बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी किया जा सकता है कि मालवी भाषा किस क्षेत्र की भाषा है, तो आपको बताना है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी के रूप में इसको जानते हैं। किस प्रांत की है, तो आपको बताना है राजस्थान प्रांत की है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन किया जा रहा था। जयपुरी क्या है, जयपुर की है। मेवाती क्या है, राजस्थानी है। मारवाड़ी क्या है, भी राजस्थानी है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से समझकर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, तद्भव का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की तद्भव शब्दावली का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन प्रायः आपसे किया जाता है, जो कि
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी होता है मित्रों। तद्भव का अर्थ है जिससे उत्पन्न या विकसित, जैसे अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग बन गया, अट्टालिका से अटारी बन गई, अष्ट से 8 बन गया, अर्ध से आधा बन गया, अश्रु से आंसू बन गया। यानी कि जो कि तत्सम और तद्भव आपने 2 शब्द सुने होंगे, तो ये तद्भव शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो वो यही है कि किसी शुद्ध शब्द से एक बोलचाल का शब्द अलग से निकाला जाए। जैसे अग्नि से आग, अग्नि क्या है? ये तत्सम शब्द है, और आग क्या है? ये तद्भव शब्द है, उससे बनाया गया है, तो ये आपको जानना है। आश्रय से आसरा, उच्च से ऊंचा, उष्ट से ऊंट, कर्म से काम, ओट से ओट, काठ से काठ, कपाट से किमाड़, कर्ण से कान, कुपुत्र से कुपूत, क्षीर से खीर, ग्रंथ से गांठ, और नग्न से नंगा, मृत्यु से मौत, सर्प से सांप, निद्रा से नींद इत्यादि ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से विकसित होकर बहुतायत प्रयोग किए जाते हैं। तो पूरी तरह से इसको आपको समझ करके काम करना है। आगे देखेंगे मित्रों, अपभ्रंश क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा मानी जाती है। यानी मुख्य रूप से इसको जीवंत और प्रमुख भाषा के रूप में हम जान सकते हैं, जो कि अपभ्रंश के रूप में है मित्रों। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा ग्रामीण भाषा कहा है। अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश नाम किसके द्वारा आया? तो अपभ्रंश का नाम जो है संस्कृत के आचार्यों ने इसको प्रदान किया। अपभ्रंश शब्द को का जो है जो मुख्य श्रेय मिलता है वो किसको मिलता है? संस्कृत के आचार्यों को मिलता है मित्रों, इस नाम को देने का, जो आपातः तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है। महाभाष्यकार पतंजल ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत, अस्खलित, भ्रष्ट तथा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको समझना है अपभ्रंश शब्द क्या है, इसका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे मित्रों, विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आपसे किया जा सकता है। यानी कि विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया है। अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया। अभात सिप मुख्यालय में इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय की उपस्थिति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अभात सिप के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। कार्यालय की कार्यविधि में हिंदी को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव दिए गए। अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय द्वारा स्टाफ को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 जनवरी मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देश की राजभाषा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश की राजभाषा के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है कि देश की राजभाषा क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 343, जो संविधान का अनुच्छेद है 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लिपि देवनागरी और हिंदी का अभिप्राय क्या है? तो संघ सरकार की राजभाषा हिंदी और लिपि यानी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा।
तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप अर्थात ये जो लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होगा, ये अंक के रूप में जाना जाएगा मित्रों। क्वेश्चन 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में राजभाषा हिंदी को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों तथा विभागों के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में लागू किए जाने के कार्य राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है, जिसे लागू करवाने की जिम्मेदारी इन मंत्रालयों विभागों संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख की है। राजभाषा हिंदी के संबंध में किए जा रहे कार्यों को विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nice.in www.rajbhasha.government.in से अवलोकन किया जा सकता है। यानी इस वेबसाइट से हम उसको पूरी तरह से देख सकते हैं मित्रों, राजभाषा से संबंधित। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? ये भी क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। तो भारत के संविधान भाग 17 अनुच्छेद 348 और 349 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी दी है मित्रों, दी गई है। इसमें जो जानकारी दी गई उस जानकारी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखेंगे इसमें जो जानकारी इसके द्वारा दी गई, इन्हीं के द्वारा दी गई, यानी कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है। तो इसमें आपको यही जानना जानकारी दी गई थी। भारत के संविधान 17 अनुच्छेद 348 और 49 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। ये उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि के संबंध में था मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है? यानी राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है, यह आपको बताना है। तो भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 345, 46 के और अनुच्छेद 347 में राजभाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। संघ सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने से संबंधित नियम क्या हैं? जो भी कोई भाषा होती है उसको राजभाषा यदि हम घोषित करना चाहते हैं तो उसका क्या नियम है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो भारत में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार केवल हिंदी संघ की राजभाषा है। किसी अन्य भाषा को संघ की राजभाषा घोषित करने से संबंधित कोई मानदंड निर्धारित नहीं है, ये बताया गया है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। देश में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आपको लिखना है कि हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे मित्रों। क्या भारत के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नवीनतम फैसले राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं? ये फैसले लिए जाते हैं मित्रों, नवीनतम नीतिगत जो फैसले होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? क्या भारत के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं? तो इसके बारे में बताना है आपको। तो इसमें देखेंगे मित्रों, भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं।
अब तक जारी किए गए आदेशों का अवलोकन राजभाषा विभाग की वेबसाइट, जो वेबसाइट इस पर बताई गई है, इस वेबसाइट को आप पूरी तरह से समझें मित्रों। www.rajbhasha.nic.in और www.rajbhasha.government.gov.in पर लागू इन करके कर सकते हैं, इन करके इसको देख सकते हैं मित्रों। विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संबंधित कार्य किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संबंधित कार्य न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, नई दिल्ली द्वारा देखे जाते हैं। तो ये नेम आपको पूरी तरह से याद रखना है, यानी न्याय विभाग तथा जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, नई दिल्ली द्वारा देखा जाता है। संक्रमण काल के बाद हिंदी का विकास किस शताब्दी से किया गया? यानी संक्रमण काल के पश्चात हिंदी का विकास किस शताब्दी से किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे मित्रों, मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 10वीं सदी के आसपास समाप्त हो जाता है और वहीं से आर्य भाषाओं के विकास का काल आरंभ होता है। इसलिए हिंदी सहित सभी समस्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति का काल 10वीं सदी ही माना जाता है। 10वीं सदी ही आप कह सकते हैं, 10वीं सदी से इसको माना जाता है मित्रों। यद्यपि इन भाषाओं के विकास के सूत्र 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, पर 10वीं शताब्दी से पूर्व की स्थिति भाषा का संक्रमण काल ही है। इसमें मध्यकालीन भाषा अपभ्रंश के ह्रास और आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास के चिन्ह देख सकते हैं। अतः संक्रमण काल के बाद हिंदी का विकास 10वीं शताब्दी से स्वीकार किया जाना चाहिए, ये विद्वानों का कहना है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। भाषा की इकाई वाक्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भाषा की इकाई होती है वो क्या है? वाक्य माना गया है मित्रों। तो भाषा की इकाई वाक्य है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्द अक्षरों से, दूसरे शब्दों से में वाक्य को शब्दों में खंडित किया जाता है और शब्दों को अक्षरों में। इसके पश्चात आप जानते हैं कि एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है मित्रों कि एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनी सार्थक ध्वनियाँ जो होती हैं, ध्वनि ही शब्द कहलाती है। रूप संरचना का संबंध शब्द से है। सामान्य बोलचाल में शब्द और रूप में अंतर नहीं किया जाता, किंतु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि में दोनों में पर्याप्त अंतर है। शब्द और रूप में शब्दों के दो रूप हैं, एक सामान्य या मूल रूप जिसको कहते हैं, प्राय शब्दकोश में मिलता है, और दूसरा वाक्य में प्रयुक्त रूप होते हैं मित्रों। वाक्य में शब्द प्रयुक्त रूप अन्य शब्दों के साथ संबंध तत्व से युक्त होता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के योग्य अर्थात अन्य शब्दों के साथ संबंध तत्व से युक्त शब्द ही रूप यानी कि मॉर्फेम या पद कहलाता है। जैसे पद के रूप में जिसको जानते हैं, जैसे मान लीजिए धातु रूप का जो पद होता है मित्रों, जैसे लट लकार पठ, पठ शब्द आया तो पठ शब्द जो आ गया यहाँ पर, ये पठ का मतलब पढ़ना, तो इससे संबंधित जो शब्द निकलते हैं उसी को इसको पद कहते हैं, उससे रूप कहते हैं मित्रों। आगे देखेंगे मित्रों, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजीली आप पूरी तरह से समझेंगे इसको कि भाषा को लिखने के लिए किन संकेतों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरी तरह से आप जानेंगे इसको, लिपि के रूप में जानते हैं मित्रों। प्राय हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है लिपि में, तथा पंजाबी की गुरमुखी
लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष में 2 लिपियाँ प्रचलित प्राचीन लिपियों के रूप में जानी जाती हैं, जिनके नाम हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी। यानी ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियाँ हैं। प्राचीन शिलालेखों में एवं सिक्कों पर यही 2 लिपियाँ अंकित मिलती हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, तदुपरांत कुटिल लिपि और फिर देवनागरी लिपि में अस्तित्व में आया। इसको हम जानने लगे। इस विकास क्रम को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके विकास के बारे में जान लेंगे मित्रों। यानी कि ब्राह्मी जो लिपि है, जिसको कि ब्राह्मी लिपि के बारे में जानते हैं, यहाँ जानना हमको आवश्यक है। तो ब्राह्मी के रूप में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। तत्पुरुष समास से क्या समझते हैं? यानी तत्पुरुष समास से आप क्या समझते हैं? तत्पुरुष समास के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है मित्रों। बहुत ही जल्दी आप समझेंगे। तत्पुरुष समास, इस समास में 2 शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा रहता है। उस कारक संबंध को वाक्यांश के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर समास लिखा गया, यहाँ पर विस्तृत पदबंध लिखा गया है। इसे राजपुत्र कह दिया गया मित्रों। तो राजपुत्र का मतलब हो गया राजा का पुत्र, इसमें का छुपा हुआ था। तो राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र। गृह प्रवेश का मतलब गृह में प्रवेश। देशभक्त का मतलब देश के प्रति भक्ति। इस तरह से तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। शत्रुहता का मतलब शत्रु को मारने वाला। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है द्वंद्व समास से आप क्या समझते हैं? द्वंद्व समास, ऊपर का तत्पुरुष समास था और ये नीचे जो आपको हम बताने जा रहे हैं यह है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब 2 से संबंधित होता है तो द्वंद्व समास से आप क्या समझते हैं? द्वंद्व समास, इस समास में 2 ऐसे शब्द साथ आते हैं जो मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं मित्रों। दोनों शब्दों के बीच और या का अर्थ छिपा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर समास और अर्थ विस्तार। जैसे माता पिता लिखा हुआ है, 2 शब्द यहाँ पर लिखे गए, माता पिता। तो माता और पिता, यानी कि इसको हम विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा, अर्थात माँ और बाप। दूसरा है गाय बैल। इस तरह से गाय और बैल, ये प्रयोग आप देख रहे हैं, इसको आप पढ़ भी चुके हैं मित्रों। इसके पश्चात कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे है पाप पूर्ण, तो पाप और पूर्ण या पूर्ण हो गया। हार जीत, हार या जीत। इस तरह से बहुब्रीहि समास से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो बहुब्रीहि समास के बारे में जानें। इस समास में 2 शब्द मिलकर तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं। यानी 2 शब्द मिलेंगे तो उसमें तीसरा अर्थ मिलेगा। जैसे पीतांबर लिखा हुआ है, तो पीत यानी धन अंबर, यानी कि पीत यानी पीला धन अंबर, इसको कहते हैं पीला धन अंबर, यानी वस्त्र के बारे में। वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हों। बीणा पाण, बीड़ा धन पाण यानी हाथ, वह व्यक्ति जिसके हाथ में बीड़ा हो। जितेंद्रिय, जित धन इंद्रिय, अर्थात जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को बस में कर लिया हो। चंद्रवदन, चंद्र धन वदन, अर्थात चंद्रमा के समान व्यक्ति जिसका मुख चंद्रमा के समान है। इसके बाद चंद्रवदन, जो व्यक्ति जिसका मुख चांद के समान है, समान आदि, यहाँ पे शरीर जिसका चांद के समान है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। भाषा विध रूपा होती है, स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में मित्रों। भाषा विध रूपा होती है। भाषा विविध रूपा, यानी भाषा जो होती है विविध रूपा होती है, यानी विशेष विविध प्रकार के स्वरूप होते हैं। तो भाषा विविध रूपा होती है। किसी भी समाज में भाषा का मात्र एक रूप नहीं होता है। जैसा कि बताया गया है कि भाषा जो है विविध रूपा होती है, इसको स्पष्ट करना है। तो भाषा विविध रूपा होती है। किसी भी समाज में भाषा का मात्र एक रूप नहीं होता। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रमुख आधार स्थान भेद है। जिस स्थान पर हम पहुँचते हैं उस स्थान पे उस रूप हो जाता है, उस तरह से उच्चारण होता है। जैसे हिंदी भाषा ही ले लीजिए, यानी पूर्वी भाषा
अवधी, पूर्वी, पश्चिमी भाषा। हिंदी को अलग अलग स्थानों पर अलग तरीके से बोलते हैं। किसी भी विशाल क्षेत्र में व्यवहृत भाषा के कई क्षेत्रीय रूप तो होंगे ही। जैसे मराठी भाषा के 3 विशिष्ट रूप मिलते हैं। पुणे की आसपास की भाषा, यानी पुणे के आसपास बोली जाने वाली भाषा, मराठवाड़ा भाषा, औरंगाबाद आदि में बोली जाने वाली की भाषा, और विदर्भ नागपुर की भाषा। तो भाषा के इन विभिन्न स्थानीय रूपों को ही हम भाषा की बोलियां कहते हैं। इस तरह जीवंत भाषा में कई बोलियां होती हैं। जीवंत भाषा होती है, उसमें कई बोलियां हमको मिलती हैं। बोलियों का समूह ही भाषा है। अगर बोलियों का समूह भाषा है तो हिंदी भाषा के संदर्भ में यह विवाद क्यों है? जहाँ तक मराठी, तमिल, गुजराती आदि भाषाओं का सवाल है, उन भाषाओं की बोलियां इनमें से भिन्न नहीं हैं। बोलियां इतनी भिन्न नहीं हैं कि एक मराठी भाषा दूसरी मराठी भाषा को सहजता से ना समझ सके। लेकिन हिंदी की में राजस्थानी बोलने वाले मैथिली बोलने वाले से आसानी से बात नहीं कर सकते, ये बताया गया मित्रों। दोनों की बोलियों भाषाओं में इतना अंतर है कि संप्रेषण आसानी से संभव नहीं हो पाता। संप्रेषण का मतलब समझ पाना, एक दूसरे की भाषा को दूसरा समझ जाए, उसको संप्रेषण करते हैं। दूसरे भाषा को, अपनी बातों को दूसरी बात तक पहुंचाने की बात को संप्रेषण कहते हैं। अपनी भाषा को दूसरे तक समझने को ग्राह्य कराने के लिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? यानी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कितने कालखंडों में इसको विभक्त किया है, बताना है आपको। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के इस विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तो पहला कालखंड है मित्रों प्राचीन काल, यानी 1500 ईस्वी तक, जब अपभ्रंश और प्राकृतों का प्रभाव हिंदी भाषा पर विद्यमान था और हिंदी की बोलियों के निश्चित स्पष्ट रूप सामने नहीं आ पाए थे। तो ये प्राचीन समय की बात हुई। इसके बाद मध्यकाल के बारे में देखेंगे। इस कालखंड में हिंदी अपभ्रंशों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी थी और उसकी प्रमुख बोलियां विशेषतः खड़ी बोली, ब्रज और अवधी अपना स्वतंत्र एवं स्पष्ट व्यक्तित्व लेकर सामने आ चुकी थी। और तीसरा पॉइंट है आधुनिक काल, यानी आधुनिक काल 1800 ईस्वी के बाद, जब मध्यकाल के रूपों में स्पष्ट परिवर्तन के रूप में देखा गया, लक्षित होने लगा था। मुद्रण काल के साथ साथ खड़ी बोली संपूर्ण मध्य देश की एकमात्र साहित्य भाषा हो गई। उसने हिंदी की अन्य बोलियों के प्रभाव को छीन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है ब्रज भाषा पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी किया जा सकता है। तो ब्रज भाषा पर टिप्पणी लिखना है आपको। ब्रज भाषा पर बड़ा कार्य डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन ने किया है। इनका नाम नहीं भूलना है क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय मित्रों। डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन जी ने किया इसका बड़ा कार्य। इसमें ब्रजभाषा पर उन्होंने ब्रजभाषा को भाषा का दर्जा दिया है। अपने शोध निबंध में वे लिखते हैं, मथुरा, अलीगढ़, आगरा और धौलपुर में बोली जाने वाली जनपदीय भाषा विशुद्ध रूप से ब्रजभाषा कहलाती है। भक्तकाल और रीतकाल में तो इस भाषा की ढाक थी, इसलिए इसे ब्रज बोली ना कहकर ब्रजभाषा का कहा गया। इसी ब्रजभाषा की उत्तरी सीमा में खड़ी बोली, दक्षिणी में राजस्थानी, पूरब में बुंदेली और पश्चिम में बांगरू स्पर्श करती है। बुलंदशहर, बदायूं, नैनीताल तक ब्रजभाषा पर खड़ी बोली का असर देखा जा सकता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तो ब्रजभाषा बोलने वालों की संख्या 1,23,00,000 मानते हैं। यानी कि धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मित्रों इस भाषा को बोलने वालों की संख्या 1,23,00,000 माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। हिंदी भाषा के दक्षिणी रूप पर टिप्पणी लिखिए। यानी दक्षिणी रूप पर आपको
दक्षिण देश में बोले जाने वाली भाषा मित्रों, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रज और अवधि के अतिरिक्त हिंदी का खड़ी बोली पर आधारित दक्षिणी रूप भी दिखाई दिया। दक्षिणी का विकास 12वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में उर्दू के रूप में परिलक्षित हुआ। इस काल के शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी। फारसी का प्रचार प्रसार इस युग में प्रमुख हुआ, इसलिए इस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों ने प्रधानता ग्रहण की। इसलिए उर्दू की ध्वनियाँ का, खा, गा, घा, गा, जा, फा आदि ध्वनियाँ हिंदी में समाहित हुईं। धार्मिक साहित्य की प्रधानता के कारण इस काल की भाषा में संस्कृत एवं तत्सम शब्दों का भी प्रचलन हुआ। अंग्रेजी फ्रांसीसियों के संपर्क में आने के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संपर्क में आने के कारण इसकी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में स्थान पा गए। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे मित्रों। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का कौन सा रूप दिखाई देने लगा? तो आधुनिक काल 18वीं सदी के उत्तरार्ध के आखिर में और 19वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी भाषा का आधुनिक रूप दिखने लगता है। अंग्रेजों ने इस समय अपने धर्म प्रचार व शासन के लिए जनसाधारण में भाषा के प्रचार के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम नामक कॉलेज की स्थापना किया था मित्रों। लेकिन 1800 से 1950 तक का समय भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल था। इस दौरान हिंदी का स्वरूप पूर्णतः दिखाई नहीं देता। 1850 के आसपास तक हिंदी का स्वरूप और उस भाषा की दिशा निश्चित हुई। इसी दिशा में बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके अन्य सहयोगी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं उनके बाद के रचनाकारों ने गद्य पद्य की भाषा का नया रूप अपनाया। ये खड़ी बोली पर आधारित रूप था और इसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। तो ये हमें नहीं भूलना है। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हिंदी पेपर मित्रों, यानी हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र BA 6 सेमेस्टर के लिए ये 34 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी ही तरह से आप इसको समझेंगे। सारे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं और पूरी तरह से आप इसको पढ़ करके परीक्षा में अपीयर होइए और पूरी तरह से आप अच्छे अंक को प्राप्त करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे मित्रों। और वीडियो को यदि पूरी तरह से आपने देखा तो आपको BA 6 सेमेस्टर यानी कि BA 3rd ईयर जो लास्ट सेमेस्टर आपका है 6 सेमेस्टर में भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिप टाइटल्ड पेपर में पूरे ही अंक प्राप्त होंगे, यानी कि 75 अंक आपको मिल ही जाएंगे यदि आपने पूरी तरह से इसको पढ़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।